नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग आज से नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा पौधों की श्वसन। तो पौधे किस प्रकार श्वसन करते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। और ये रेलवे के ही कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लेटेस्ट पैटर्न के हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा 1912 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑक्सीजन की मदद से पायरूवेट का विघटन किसमें होता है। तो ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऑक्सीजन की मदद से पायरूवेट का विघटन होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हम लोग इसके फैक्ट भी समझेंगे। तो इसके ये फैक्ट है कि ऑक्सीजन की मदद से पायरूवेट का विघटन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वहीं आपका पायरूवेट कई उपापचय पंथों में एक प्रमुख बायोमॉलिक्यूल है और यह एक ग्लाइकोलाइसिस के प्राथमिक उत्पाद के रूप में सबसे उल्लेखनीय है। ग्लाइकोलाइसिस जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो ग्लूकोज के एक अणु को पायरूवेट के दो अणु में परिवर्तित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार डाल के लिख लेना। और इसकी खोज आपके अल्टमैन ने 1886 में की थी। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना यहाँ से, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो हम लोग एक क्वेश्चन थे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में बनने के क्वेश्चन चांस रहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है। तो जब पौधे श्वसन करते हैं तभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो पौधों में श्वसन के दौरान अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। यद्यपि पौधों सहित सभी जीवों में श्वसन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, तथापि पौधों में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन केवल रात में होता है। वहीं आपका पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन द्वारा उत्सर्जित उत्पाद आपके हो जाएंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊष्मा आदि। ये अपशिष्टों को पत्तियों व तनों द्वारा वातावरण में जोड़ा जाता है। और दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन केवल श्वसन द्वारा CO2 उत्सर्जित किया जाता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो अंतिम उत्पाद अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ये होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ये आपके हो जाएंगे अंतिम उत्पाद। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। तो यहाँ से इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि पादपों, जानवरों और मनुष्यों में वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन एक रासायनिक समीकरण आपको यहाँ से ये नोट कर लेनी है। तो यहाँ पे है कि अतः पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद आपके हो जाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा। तो ये हो जाएगी इसकी अंतिम उत्पाद। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऑक्सीजन की मदद से होता है। तो इन ऑप्शन में बताना है कि क्या ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में चूर्ण विघटन के जिम्मेदार होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग ऑक्सी श्वसन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O के पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम लोग इसके फैक्ट भी समझेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट ये रहे आपके सामने कि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ से ये रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। वहीं आपका अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह एक ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल या एल्थिल एल्कोहल में विघटन करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ये फैक्ट आपको जरूर नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरूवेट का विभाजन किसमें होता है। तो ये विभाजन आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा।
तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट अम्ल का विघटन व पूर्ण ऑक्सीकरण भी होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है तथा रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। और इस रासायनिक क्रिया को कार्ब ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र कहते हैं। तो ये भी अब आप रासायनिक क्रिया नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। तो ऊर्जा स्रोत ये हम कहते हैं हम लोग एटीपी को, जो हम लोग कल वाली क्लास में भी इसको डिस्कस किए थे। इसकी फुल फॉर्म आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी नोट डाउन कर लेना, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये होती है आपकी एटीपी। तो हम लोग इसके फैक्ट भी समझेंगे यहाँ से। तो एटीपी को कोशिका की करेंसी भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार डाल के लिख लेना। तो एटीपी को कोशिका की करेंसी भी कहा जाता है। वहीं इसका फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी कि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो भी हम लोगों ने बोली थी। और एक कार्बनिक यौगिक है जिससे कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर में खाद्य पदार्थों की खपत से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा फास्फेट ग्रुप के रूप में, जो एडीपी, इसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये आपकी एडीपी की फुल फॉर्म होगी, से जुड़कर एटीपी बनाती है। तो ये दोनों फुल फॉर्म में आप जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी पूछी गई हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी आपकी वायु श्वसन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके तहत ऊर्जा सबसे ज़्यादा बाहर निकलती है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो वायु श्वसन प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, और वायु श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, जिसे हम लोग कहते हैं एटीपी, के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, जबकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। तो ये फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। तो ये होती है आपकी श्वसन के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिससे पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, और जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होते हैं और ऊष्मीय ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ से ये रिएक्शन को जरूर नोट डाउन कर लेना। आइए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से रहा अगला प्रश्न आपका कि प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यह होती है आपकी श्वसन प्रक्रिया। तो ये क्वेश्चन आपका रेलवे के द्वारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है। और फ्रेंड्स हम बता दें आपको कि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होती है उनको सबसे ज़्यादा रिपीट करती है, और ये रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं अभी जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्लास आपको स्किप नहीं करनी है। हो सके तो 2 से 3 बार एक एक क्लास को आप रिपीट किया करें, क्योंकि क्लास में ही आप क्वेश्चन को सॉलिड कर लिया करें। अगला प्रश्न हो जाएगा कि श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का किसमें विखंडन होता है। तो ये होता है आपका पायरूवेट में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का ये पायरूवेट में विखंडन होता है। श्वसन में पहला चरण ये ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन होता है, और ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये भी पॉइंट इसको लिख लेना कहीं। और यह जल में घुलनशील होता है, तथा इसका रासायनिक सूत्र ये भी नोट डाउन कर लेना, आपका एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। C6H12O6 ये होता है आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, और यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो काजू, अंगूर व अन्य फलों में तथा चुकंदर व ईख में भी यह पाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको जरूर नोट डाउन करते रहना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। तो ये जीव आपका हो जाएगा अवायुजीवी। तो ऑप्शन यहाँ पे
वी करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, तो ये हो जाएगा आपका अवायु जीवी। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि आरआरबी जेई में यहाँ से 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और रेलवे का कोई भी आपका एग्जाम हुआ हो प्रीवियस ईयर, तो वहाँ के हम लोग सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अवायुजीवी जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है और यह ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की ओर। तो यहाँ से कुछ इस तरह ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम हो जाएगा पौधों में परिवहन। तो पौधों में परिवहन किस प्रकार होता है, हम लोग एक एक क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करेंगे, और एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। तो हम लोग इसके ऑप्शन देखेंगे एक एक। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा विकल्प है जो एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। तो ये होते हैं आपके भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे आपका भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन, ये एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मिट्टी के पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे ये रहे आपके सामने एक एक ऑप्शन। ऑप्शन ए है कि आयन और जल एक साथ अवशोषित होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि आयन पहले सक्रिय संवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेंद्रित प्रवृत्त के अनुदिश जल प्रवेश करते हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसके फैक्ट भी समझेंगे। तो मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयन सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सक्रिय परिवहन द्वारा जल प्रवेश करता है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पत्तियों से पौधे के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है स्थानांतरण। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो पौधे से पत्तियों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पाद और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। पादपों द्वारा अनावश्यक जल की वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बाष्पोत उत्सर्जन कहते हैं। और बाष्पोत उत्सर्जन से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या जो भी क्वेश्चन बने थे तो वो हमने पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है। तो ये होता है आपका परासरण। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो जल के अणुओं का एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में संचालन, ये आपका कहलाता है परासरण। और इसके विपरीत विसरण में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर संचालन, ये कहलाता है आपका विसरण। और परासरण में कण केवल एक दिशा में ही प्रवाहित होते हैं। तो ये 3 से 4 फैक्ट हैं, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। और जबकि आपका विसरण में विलयन और विलेय दोनों के कण विपरीत दिशा में चलते हैं। तो ये 3 से 4 फैक्ट हैं, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प परासरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है।
तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग परासरण। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो परासरण क्या होता है, तो हम लोग यहाँ से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो परासरण जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार एवं आकृति में विस्तार होने लगता है, तो इसे हम लोग कहते हैं परासरण। और वहीं आपका अल्पपरसरी ये होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। अगला हो जाएगा वाष्पोत उत्सर्जन। तो यह पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, ये आपकी वाष्पोत उत्सर्जन कहलाती है। फिर आता है आपका प्रकाश संश्लेषण, और यह सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी प्रकाश संश्लेषण। तो ये फैक्ट आपको याद जरूर रखनी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्थानांतरण। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, जबकि पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में ऊपर जाना ये आपका वाष्पोत उत्सर्जन कहलाता है, तथा दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। जबकि आपका परासरण ये दो भिन्न सांद्रता वाले गोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया होती है, जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा संपन्न होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत उत्सर्जन की क्या भूमिका होती है। तो यह पानी के विसरण को बढ़ावा देते हैं, तो इनकी यही भूमिका होती है। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो वाष्पोत उत्सर्जन द्वारा पौधे में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा की वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, और इसके पौधे में जल का नियमन होता है तथा पादपों में जल के परिवहन में इसके द्वारा पानी के विसरण को बढ़ावा मिलता है। तो ये फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विलयन होता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग विसरण। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये 2022 के लेटेस्ट पैटर्न के हैं और जो ग्रुप डी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, और सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल के संवहन में भी विसरण की मुख्य भूमिका होती है। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है, और वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, और हो सके तो अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों या जो आपके यार दोस्त हों तो वहाँ पे भी इसको शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही है जो हमें मोटिवेट रखता है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।